हेलो गाइस। मैं हूँ क्रिस्टीना और आज मैं फिर से एक आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ नर्सिंग से रिलेटेड। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, जो मैंने डिफरेंस फील किया है नर्सिंग में इंडिया और यूके के बीच में। बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया जब मैंने यूके मूव किया। मैं इंडिया में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश में परमानेंट स्टाफ थी। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया यूके मूव करने का। तो वो डिसीजन जो था, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया कि तुम अपनी गवर्नमेंट जॉब, जो कि तुम्हारे घर के पास, मेरे घर के पास आधे घंटे दूर पे ही अम, एम्स ऋषिकेश था जहाँ पे मैं परमानेंट स्टाफ थी। तो लोगों ने कहा कि तुमने इतनी मेहनत से गवर्नमेंट जॉब ली और उसके बाद तुम छोड़ के जा रहे हो इतना दूर और इतनी अच्छी सैलरी। तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि यूके में जॉब करने के लिए अपनी गवर्नमेंट जॉब जो है अपनी कंट्री में, वो छोड़ना वैलिड है कि नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि क्या-क्या डिफरेंसेस मैंने फील किए यूके में नर्सिंग जॉब करने में और इंडिया में नर्सिंग जॉब करने में, और वो मैं डिफरेंसेस आप लोगों को बताऊंगी। और आप मुझे कमेंट्स में खुद बताना कि जो मैंने किया वो वर्थ था या फिर मुझे वहीं पे रुकना चाहिए था और वहीं पे कंटिन्यू करना चाहिए था। तो सबसे पहले आते हैं, जब मैंने यहाँ पे जॉब करना स्टार्ट किया, अपनी कॉम्पिटेंसीज सब कंप्लीट किया और जॉब मैंने यहाँ पे जब सबसे पहले करनी स्टार्ट की, तो मेरा रूटीन कैसा रहता है। तो मेरा रूटीन है बेसिकली सब जगह मोस्टली डिपेंड करता है आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो या फिर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो। तो फुल टाइम जो जॉब्स रहती हैं मोस्टली 37.5 आवर्स पर वीक आपको करना होता है। और उसमें एरिया पे डिपेंड करता है, कहीं-कहीं पे लॉन्ग डेज़ होते हैं। लॉन्ग डे का मतलब होता है कि सुबह 7 बजे आपकी शिफ्ट स्टार्ट होगी और शाम को 7 बजे खत्म होगी, या फिर सुबह 8 बजे शुरू होगी और शाम को 8 बजे खत्म होगी। मतलब 12 घंटे करना है आपको और वीक में 3 डेज़ आपकी शिफ्ट रहती है। और कहीं-कहीं पे वो आवर्स जो है 37.5 वो आपको मंडे टू फ्राइडे करने होते हैं, मतलब मंडे टू फ्राइडे में डिवाइड होता है। तो डिपेंड करता है एरिया कौन-सा है, ओपीडी है या फिर वार्ड है, तो वो उस पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली मैं जो करती हूँ, मेरा 13 आवर्स एक दिन की शिफ्ट रहती है और मुझे 3 डेज़ अ वीक करना होता है। और जब मैं इंडिया में थी, और वैसे हमारा सब जगह ही नर्सिंग का जो है सेम रहता है रोस्टर। हमारी ड्यूटीज़ क्या रहती है, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट शिफ्ट्स हमारी रहती है, जिसमें मॉर्निंग इवनिंग 6-6 घंटे की होती है और नाइट जो होती है वो हमारी 12 घंटे की होती है। और मंथ में प्राइवेट सेक्टर्स में तो बहुत कम ऑफ मिलते हैं। जब मैंने प्राइवेट में भी मैंने काम किया है तो वहाँ पे 5 या 6 ऑफ मिलते थे मंथ में। सब नाइट ड्यूटीज़ और सब मॉर्निंग इवनिंग करने के बाद में। और यहाँ पे कैसा रहता है कि आपको सिर्फ 3 दिन काम करना है और आपके जो बाकी के दिन हैं वो आपको छुट्टी मिलती है। तो मुझे जो रियलाइज़ हुआ, जब मैं वहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग और नाइट करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था मैं कंटिन्यूअसली काम ही कर रही हूँ और बीच में 1-2 दिन छुट्टी मिल गई, वो मिल गई। बट यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप जस्ट 3 दिन काम कर रहे हो और आप रिलैक्स्ड हो। उसके बाद बाकी के 4 दिन आपके हैं। आप एक्स्ट्रा शिफ्ट्स कर सकते हो और अगर आप यहाँ पे एक्स्ट्रा शिफ्ट करोगे तो उसका आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा और सब मिलेगा। तो मैंने जो फ़ील किया, मुझे यहाँ पे जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो ज़्यादा फ़ील हुआ। शिफ्ट के शिफ्ट पैटर्न्स में अगर देखा जाए तो, क्योंकि मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट्स करने के हिसाब से बहुत ज़्यादा जो है शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है और आप कुछ उतना प्लान भी नहीं कर पाते। पर कई लोगों को वो कंफर्टेबल लगता है, बट मुझे जो है ये कंफर्टेबल लगा। नाइट शिफ्ट्स यहाँ पे भी होती हैं और जैसे कि अभी दिन में 12 घंटे है तो रात को भी वो 12 घंटे की शिफ्ट रहती है, तो कभी-कभी आपकी नाइट्स भी आती हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि वर्क शिफ्ट जो है वो थोड़ा यहाँ पे मेरे को थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस ज़्यादा लगा। अब अगर काम की हम बात करें, तो काम तो सब जगह ही करना है और नर्सिंग अगर आपने लिया है, तो आपको बहुत ज़्यादा काम, आपको पता है कि फिज़िकल और मेंटल तो जो है वो लोड रहता ही है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। लेकिन अगर यूके में देखा जाए और इंडिया में देखा जाए, तो इंडिया में क्या है कि सब चीज़ों के लिए नर्सिंग स्टाफ रिस्पॉन्सिबल है। मतलब पेशेंट को उनका पेशेंट को टाइडी करना है और पेशेंट साइड सब कुछ के लिए, जो मतलब मैंने जो ऋषिकेश में देखा था और प्राइवेट में भी जब मैंने काम किया, कि अगर पेशेंट सराउंडिंग्स भी है और हर हर एक चीज़ के लिए एक नर्सिंग स्टाफ रिस्पॉन्सिबल है। और उतना ज़्यादा कभी रेशो भी प्रॉपर नहीं होता, बहुत बिजी शिफ्ट्स होती हैं और अगर कुछ भी हुआ तो एक नर्सिंग स्टाफ को ही हर चीज़ के लिए पॉइंट आउट किया जाता है। बट यूके में जो चीज़ है काम के लिए, यहाँ पे काम थोड़ा-सा अच्छे से डिवाइडेड होता है। वर्कलोड हर जगह होता है, रश्ड वर्किंग हर जगह होती है क्योंकि ऑब्वियसली हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है,
तो बिजी वो होगा ही, बट यहाँ पे हेल्थ केयर असिस्टेंट्स होते हैं जो कि ट्रेंड होते हैं। जैसे हमारे यहाँ वार्ड अटेंडेंट्स होते हैं, एचए होते हैं, जीडी होते हैं, वैसे यहाँ पे एचसी होते हैं, बट वो बहुत अच्छी तरह ट्रेंड होते हैं बहुत सारी चीज़ों में। वो पेशेंट की बेसिक नर्सिंग केयर करने में, पोजीशनिंग करने में, उनको थोड़ा मोबिलाइजेशन में हेल्प करने में, वो सब चीज़ों के लिए वो हेल्प करते हैं। तो काफ़ी सारा जो है वो लोड थोड़ा कम हो जाता है और आप अपने बाकी के काम जो कि नर्सिंग प्रोसीजर्स हैं और मेडिकेशन है, उन सब चीज़ों पे आप थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान दे पाते हो। थोड़ी चीज़ों की आपको उतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वर्क थोड़ा-सा डिवाइडेड रहता है यहाँ पे, जो मैंने देखा वो। और दूसरी बात है, यहाँ पे पेशेंट सेफ्टी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। सब चीज़ें जो होती हैं यहाँ पे, मेडिकेशन सिस्टम है, सब कुछ आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन करना है हर चीज़ का, पेशेंट के वाइटल साइंस का, पेशेंट की मेडिकेशन का, हर चीज़ का आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन करना है। तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होता है, क्योंकि उसमें आपकी एम्प्लॉय आईडी और सब कुछ होता है, और अगर आपसे थोड़ी भी कोई भी गलती हुई तो उसके लिए क्या है, आप डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो। तो यहाँ पे पेशेंट सेफ्टी को बहुत सीरियसली लिया जाता है। इसके लिए आपको बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं। अभी इंडिया में क्या है, आप काम करने के लिए जा रहे हो, आप एक बार पास आउट हुए, आप कहीं पे भी जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, आपने इंटरव्यू दिया, आप क्लियर हो गए, आपकी जॉब लग गई। अब जैसे ही आप उस एरिया में आए तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको सब कुछ बेसिकली पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक ग्रेजुएट नर्स हो, तो आपको सब पता होना चाहिए। आपको वो थोड़ा-सा कुछ दिन तक हर जगह पे अलग-अलग डिपेंड करता है, आपको इंडक्शन देंगे हफ्ते भर का, कई-कई जगह पे तो 3 दिन का ही होता है, और उसके बाद आप एज़ अ स्टाफ वहाँ पर इंडिपेंडेंटली पेशेंट्स देखोगे। आपको वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है एरिया की अलग से ट्रेनिंग्स दी जाएगी कि आपको कुछ बताया जाएगा कि हाँ, ये प्रोसीजर है, इस यहाँ पे ये वार्ड स्पेसिफिक प्रोसीजर्स हैं, उनके बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाए, या फिर इंस्टीट्यूट के जो प्रोटोकॉल्स हैं उस सब के बारे में ट्रेनिंग दी जाए। आपको बेसिकली जैसे ही आप एंटर करते हो उसके कुछ दिन की ट्रेनिंग के बाद ही आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एज अ स्टाफ काम करने लग जाओ, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग आपने ग्रेजुएशन करी है तो आपको सब कुछ पता है। और ये प्राइवेट का भी सीन है और यही गवर्नमेंट सेक्टर का भी सीन है। मुझे याद है जब मैंने अपना नॉर्सेट क्लियर करने के बाद एम्स ज्वाइन किया था, तो विदिन 3 डेज़ ही 1 वीक में ही हमें 3 डेज़ में हमें एक स्टाफ के साथ में हाफ पेशेंट्स देने लगे थे, और 1 वीक में तो हम इंडिपेंडेंटली, मैंने आईसीयू में काम किया है। हम आईसीयू में इंट्यूबेटेड पेशेंट्स देखते थे, हम सक्शनिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं वहाँ पे। बट यूके में क्या है, यूके में अगर आप आए हो और आपने एज़ अ स्टाफ जॉइन कर लिया है, तो आपका जब तक इंडक्शन नहीं होगा, और हाँ, अगर इंडक्शन की मैं बात करूँ तो मेरा इंडक्शन एम्स में हुआ था मेरे जॉइन करने के 8 महीने के बाद में। वो भी उन्होंने क्यों किया पता नहीं, वो भी उन्होंने 3 दिन इंडक्शन के जो रखे थे, सुबह से लेके शाम तक उन्होंने हमारी क्लासेस दी, और एक के बाद एक उन्होंने कंटिन्यूअसली हमको बताया सब, और 8 महीने के बाद उन्होंने वो किया। बट यूके में क्या है, जब तक आपका इंडक्शन नहीं होगा और जब तक कि आपकी जो यहाँ पे स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, आपको ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, इंस्टीट्यूट के प्रोटोकॉल्स बताए जाते हैं, और आपको प्रोसीजर्स के बारे में नॉलेज दी जाती है, आपको आईवी कैसे करना है, कैनुलाइजेशन कैसे करना है, मतलब वो सब जो चीज़ें आपने भले ही सीखी हुई भी हैं, पर वो आपको दोबारा से सब कुछ फ्रेशन अप कराएंगे। इंपॉर्टेंट कोर्सेज जैसे बीएलएस हो गया और एएलएस हो गया, वो सब के बारे में वो आपको पहले ट्रेन करेंगे, और वो ट्रेनिंग्स जस्ट वैसे फॉर्मेलिटी के लिए नहीं होती, वो मेक श्योर करते हैं दैट यू लर्न। उसके बाद आप एरिया में प्रोसीजर्स कर सकते हो, और उसके बाद भी आप सुपर न्यूमरी शिफ्ट में रहते हो, मतलब आप किसी स्टाफ के साथ में काम कर रहे हो, और वो आपको गाइड करेंगे और आपके काम को सुपरवाइज करेंगे। मतलब आप इंडिपेंडेंटली काम नहीं करोगे उस टाइम पे भी, और मेक श्योर करेंगे कि आपका एक परसेप्टर हो, मतलब जो आपको हर चीज़ में गाइड कर रहा है उस एरिया में, वो कोई सीनियर होगा जो आपको चीज़ों के बारे में गाइड करेगा, और किस चीज़ में आप थोड़ा लैक कर रहे हो या थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो, वो आपको उस चीज़ में हेल्प करेंगे बेसिकली। और आपके वार्ड मैनेजर्स का मतलब होता है जैसे हमारे एएनएस होते हैं और हमारे इंचार्जेस होते हैं, तो यहाँ पे उनको वार्ड मैनेजर्स बोला जाता है। वो लोग आपसे कंटिन्यूअसली कम्युनिकेट करेंगे चीज़ों के बारे में कि आपको कैसा लग रहा है एरिया, आप किस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, और वो आपको बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव लगेंगे। वो मेक श्योर करेंगे कि आप जो है ईज़ फील कर रहे हो काम करने में कि नहीं कर रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे जब आप काम करना स्टार्ट करते हो, तो वो पेशेंट सेफ्टी भी है और आपकी सेफ्टी भी है कि वो आपको इतने सारे ट्रेनिंग कोर्सेज दे रहे हैं, और आपको यहाँ पे इतना सपोर्ट मिल रहा है कि आप काम करना अच्छे से सीख पाओ, और पेशेंट को भी अच्छी केयर मिल पाए, और आपसे भी कोई गलती ना हो, आप भी सेफ साइड पे रहो।
लेकिन हमारे यहाँ कैसा है, एक बार आपने नर्सिंग कर ली, आपने नर्सिंग कोर्स कर लिया तो बस आपको है, उनके लिए ऐसा है कि आपको सब आता है और आप हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। और सिमिलरली अगर आपने फिर उसी हॉस्पिटल में किसी और एरिया को भी जॉइन किया, तो फिर से वो आपको वो एरिया के बारे में चीज़ें बताएँगे और सब करेंगे। और कभी आप किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप अपने वार्ड मैनेजर से बात कर सकते हो कि आपको ये प्रॉब्लम है, वो आपके लिए ट्रेनिंग कोर्सेज़ अरेंज करेंगे। और अगर आपसे कोई गलती हुई भी है, तो वो ऐसा नहीं है कि आपको जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई भी गलती हुई, तो कोई भी डॉक्टर है और या फिर कोई भी आपका सीनियर इंचार्ज है, वो आपको कुछ भी ऐसे बोलेंगे कि ऐसे कैसे तुमने किया है, तुमको आता नहीं है। यहाँ पे आपको ऐसा कोई कभी नहीं बोलेगा, कोई भी आपको ऐसा इंसल्टिंग वे में कभी भी बात नहीं करेगा। वो आपको बताएँगे कि क्या हुआ है और फिर वो आपको पूछेंगे कि अगर आपको कुछ हेल्प की ज़रूरत है, कोई ट्रेनिंग कोर्स की ज़रूरत है, तो बेसिकली आपको बहुत सपोर्ट किया जाएगा उस चीज़ के लिए। मैं अपना अगर एक एग्ज़ाम्पल बताऊँ तो अभी मैंने जब जॉइन किया ही था, तो अभी मैंने कुछ टाइम से जब अपने काम करना स्टार्ट किया था और मैं मॉर्निंग में डॉक्यूमेंटेशन कर रही थी, तो मैंने गलती से मेरे दिमाग में एक पेशेंट का सोच के दूसरे पेशेंट का डॉक्यूमेंटेशन कर दिया। और मेरे वार्ड मैनेजर ने बाय चांस वो उसी टाइम पे देख लिया, वो अच्छा हुआ। एंड ही केम टू मी और उन्होंने मुझे बोला और उन्होंने इतना पोलाइटली और इतने अच्छे से मुझे बोला कि तुमसे ना ये गलती हो गई है और आई नो कि बहुत बिजी रहता है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि तुम जब कर रहे हो तो सही करो। वो तुम्हारी और दोनों पेशेंट की दोनों की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हारी गलती पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ और तुमको ऐसा तुम्हारे को गलत नहीं फील करा रहा हूँ, मैं बस मेक श्योर कर रहा हूँ कि तुम आगे से अच्छे से काम कर पाओ। और टेंशन मत लो, अभी मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है ये वो। सो मतलब मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब मेरे से इतनी बड़ी गलती हुई, उन्होंने इतने अच्छे से उसको हैंडल किया और मुझे इतने अच्छे से समझाया। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ, तो वहाँ पे पूरे दिन हम इतना ज़्यादा काम करना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ना कोई एचसीए है, मतलब हैं वो, बट उनको वो कुछ इतना ट्रेन नहीं होते, उनके बस छोटे-मोटे काम होते हैं, सैंपल्स ले जाना, ये वो। सो वो लोग भी अपने में बिज़ी रहते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो काम नहीं करते हैं। बट हमें ऐसा कुछ हेल्पिंग हैंड नहीं होता है। तो हम ऐसा भाग रहे होते हैं, सारा काम कर रहे होते हैं और जो सीनियर जो एसएनओज़ होते हैं और जो इंचार्जेज़ होते हैं, वो बस अपनी कुर्सी पे बैठे रहते हैं। हेल्प करना, सपोर्ट करना तो बहुत दूर की बात होती है। और राउंड के लिए जब वो आते हैं, तो ब बस आपकी गलतियाँ निकालते हैं, ये तुमने किया, वो गलत किया। मुझे एक बार याद है कि इतनी बिज़ी नाइट शिफ्ट थी मेरी, जो लास्ट मतलब ऐसे तो पता नहीं कितने इंसिडेंसेस हुए होंगे इतनी बिज़ी नाइट शिफ्ट में, कि हमने एक बारी बैठे तक नहीं, पानी भी नहीं पिया, क्योंकि इतने सिक पेशेंट्स आ गए और इतना कुछ करना है, हर चीज़ के लिए भागना, और दूसरी बात रिसोर्सेज़ कुछ अवेलेबल होते नहीं है, ठीक है? आपको सब कुछ अरेंज करना होता है। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट में, एक पेपर में एक चीज़ बस फिल करनी रह गई, और वो मतलब कुछ उतना बड़ी चीज़ नहीं थी। हाँ, हर चीज़ पेशेंट सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट होती है, और वो एक्सीडेंटली स्किप हो गई। और मॉर्निंग में इंचार्ज ने आके, जो स्टाफ को मैंने मॉर्निंग हैंडओवर दिया था, वहाँ देखा, अरे तुमने ये छोड़ दिया, मतलब ये नहीं देखा कि कितना बिजी था, कितना काम किया, क्या किया। एक जो टिक करना रह गया, उसको लेके इतना वो किया कि तुम लोग कुछ काम नहीं करते हो, तुम लोग टाइम पास करते हो, ये वो। सो तो मतलब ये बेसिकली इंडिया का जो वर्क कल्चर है, वो इतना टॉक्सिक है कि अगर आप एक नर्स हो ना, तो हर कोई आपको पॉइंट आउट करने के लिए खड़ा रहता है, चाहे वो कोई जूनियर डॉक्टर हो, सीनियर डॉक्टर हो, कंसल्टेंट हो, आपके इंचार्जेस हो, या फिर आपके कलीग्स हो खुद। तो मेरे को बेसिकली जो नर्सिंग का वर्क कल्चर लगा है इंडिया का, वो मुझे बहुत टॉक्सिक लगा। और लेकिन यहाँ पे जो मैंने फ़ील किया, मैंने बहुत सपोर्टेड फ़ील किया, और यहाँ पे हर कोई हर किसी की रिस्पेक्ट करता है। चाहे कोई हाउसकीपिंग हो, कोई एचसी हो, नर्स हो, डॉक्टर हो, हर किसी का यहाँ पे अपना रोल है और हर किसी की अपनी रिस्पेक्ट है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने इंडिया में नर्स बन के फ़ील करी, वो ये कि आप कितने भी ट्रेन्ड हो, हम नॉर्थ साइड जो देते हैं, इतना जो डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, जिसके लिए हम इतनी पढ़ाई करते हैं, और जैसा हमने अपना ट्रेनिंग भी करी है, इतना सब कुछ हम पढ़ते हैं, इतनी सारी कॉम्पिटेंसीज़ अचीव करते हैं, इतना काम करने के बाद भी, सब लोग आपको ऐसे दिखते हैं कि मतलब सिर्फ़ आप एक नर्स हो। डॉक्टर्स अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, सब अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। बट यहाँ पे जो है, मैंने जो काम की रिस्पेक्ट है, वो फ़ील की है। और इंडिया में देखा जाए तो अभी इस चीज़ को लेके बहुत लड़ाई चल रही है कि सिस्टर मत बोलो, नर्सिंग ऑफिसर बोलो। और क्योंकि वहाँ पे वो सिस्टर वर्ड है, वो रिस्पेक्टेड फ़ील नहीं होता है। बट यूके में आप अगर नर्स हो, तो आपको नर्स ही बोला जाएगा, और वो वर्ड यहाँ पे इतना रिस्पेक्टेड फ़ील होता है, क्योंकि सब आपके प्रोफ़ेशन की रिस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे, इसलिए। इंडिया में अगर पेशेंट के रिलेटिव्स आते हैं, कोई आते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, सीधा हमें सिर्फ डॉक्टर से बात करनी है। पर यहाँ पे जो चीज़ मैंने नोटिस की है, अगर कोई पेशेंट का रिलेटिव आया है,
तो वो पूछते हैं कि आप नर्स हो क्या ये पेशेंट की? आप मुझे बता सकते हो पेशेंट के बारे में? तो यहाँ पे नर्सेज़ को लोग इतना ट्रस्ट करते हैं और उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये तो थी बात कि वर्क कल्चर कैसा है। तो वर्क कल्चर यहाँ पे बहुत बेटर है। सपोर्ट जो है वो बहुत अच्छे से मिलता है और जैसे आपको यहाँ पे इतनी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, आपको बहुत अच्छे से नॉलेज मिलती है, आप पेशेंट की सेफ्टी को प्रायोरिटी रख के काम करना सीखते हो, तो बेसिकली आप यहाँ पे क्वालिटी वर्क सीखते हो। दूसरी बात है रिस्पेक्ट की, जो एक इंडिया में बहुत बड़ा टॉपिक है। और वो मुझे लगता है कि पता नहीं, क्योंकि वो लोगों की थिंकिंग ऐसी है कि चाहे नर्सेस कितने भी ट्रेन हो जाएँ, चाहे कुछ भी हो जाए, पर इंडिया में जो लोगों की थिंकिंग है, वो नहीं बदलने वाली है। डॉक्टर्स अपने आप को सुपीरियर समझना कभी छोड़ेंगे नहीं, बट यहाँ पे जो है बेसिकली जो टीम वर्क है, हर किसी की जो एक इम्पोर्टेंस है काम की, हर एक रोल की जो रिस्पेक्ट है, वो यहाँ पे है। तो मुझे बेसिकली काम करना बहुत सैटिस्फाइंग यहाँ पे लगता है। और अगर वर्क आवर्स भी मैं देखूँ तो 3 दिन जाना और बाकी के 4 दिन मुझे छुट्टी मिलना, तो वो मेरे को अपने लिए ज़्यादा यहाँ पे टाइम मिलता है। क्योंकि अगर आप उठ के जा रहे हो सुबह ड्यूटी, तो आपको ट्रैवलिंग में उतना ही टाइम लगना है, चाहे आप 6 घंटे की ड्यूटी करो, चाहे 12 की लगो। आपको सुबह अपनी नींद खराब करके उठना है, तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि 3 दिन किया और हो गया। तो वो सब चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत बेटर लगी। अब अगर मैं इनकम की बात करूँ, तो यूके में क्या है कि हर एक प्रोफ़ेशन में एक मिनिमम जो वेजेस हैं, वो दी ही जाती है। एक मिनिमम पे रेट सेट होता है, उससे नीचे कोई पे नहीं कर सकता है। तो कोई भी जो प्रोफ़ेशन हो, उनको एक जो पे रेट सेट है, उससे नीचे उनको पे नहीं करते हैं। जैसे कि इंडिया में क्या है कि बहुत ज़्यादा वास्ट डिफ़रेंस होता है लोगों की इनकम लेवल्स में, कि कोई बेचारा दिन-रात मज़दूरी कर रहा है, तो भी उसको 10,000 रुपए महीना ही मिल रहा है और कोई लाखों में कमा रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। मिनिमम पे रेट जो सेट है, वो सबको मिलता है। अब अगर मैं नर्सिंग की बात करूँ, तो नर्सिंग में भी 2 सेक्टर्स हैं इंडिया की तरह, प्राइवेट और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सेक्टर है जो उसको यहाँ पे एनएचएस बोला जाता है। और प्राइवेट यूके में उल्टा है इंडिया से। इंडिया में प्राइवेट में सैलरी जो है मोस्टली कम होती है और गवर्नमेंट सेक्टर्स में सैलरी थोड़ी अच्छी होती है। बट यूके में क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर की सैलरी है वो थोड़ी हाई रहती है कंपेयर टू एनएचएस। बट एनएचएस के अपने ही बेनिफिट्स हैं, उनमें एम्प्लॉय के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, एक वीडियो में बनाऊंगी कि एनएचएस में एम्प्लॉयज़ को क्या-क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ऐसा है। और इनकम जो है यहाँ पे अभी के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है कि आप कौन से बैंड में हो। हमारे यहाँ जैसे नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ऐसे पोस्ट होती हैं, यहाँ पे बैंड्स होते हैं नर्सेस के, और उसके लिए भी मैं एक वीडियो में आपको बताऊंगी। बट मिनिमम अगर पे रेट देखा जाए बैंड 5 नर्सेस का एनएचएस में, जो मैं आपको रफली बता रही हूँ, जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको सब चीज़ें स्पेसिफिक बताऊंगी, तो वो 15 टू 16 पाउंड्स पर आवर होती है बेस की सैलरी, जो एनएचएस में नर्सेस की है। और अगर आप सैटरडे संडे काम कर रहे हो तो एक्स्ट्रा इनकम आपको मिलती है। यहाँ पे सैटरडे अगर आप कम कर रहे हो तो आपको 30% एक्स्ट्रा है, संडे में 60% एक्स्ट्रा है, और नाइट्स अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए अलग से एक्स्ट्रा इनकम है। और बेसिकली वो इनकम जो है, आप अगर आप एक्स्ट्रा शिफ्ट्स पिक कर रहे हो, आप एजेंसी नर्स हो, एजेंसी आप जॉइन कर सकते हो एक्स्ट्रा शिफ्ट्स के लिए, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है। तो पेमेंट जो है वो सैटिस्फैक्टरी होता है और आप उसके लिए, और पेमेंट जो है वो सैटिस्फैक्टरी होता है। और डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में काम कर रहे हो, वीकेंड्स कर रहे हो, नाइट्स कर रहे हो, या फिर आप सिर्फ डेज कर रहे हो, तो उस पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने बताया कि इनकम वेरी करती है यहाँ पे। और दूसरी सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको सिकनेस जो लीव है वो ईज़िली मिल जाती है। ईज़िली का मतलब है, जो मैंने इंडिया में प्रॉब्लम फ़ील करी कि अगर आप बीमार भी हो और आपको मेडिकल चाहिए, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है। वो बोलते हैं कि तुम बीमारी में ही उठ के पहले अगर सोचो कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना हो दिखाने के लिए, बट आपको रेस्ट चाहिए, आप नहीं हो कंडीशन में काम करने के लिए। तो भी मेडिकल के लिए क्या कंडीशन है कि पहले उठ के तुम जैसे भी हो ओपीडी जाओ, चाहे तुम्हारी हालत है या नहीं है। ओपीडी से जब डॉक्टर लिखेगा कि तुम नहीं हो काम करने के लायक, तब वो तुम्हें मेडिकल देंगे। और उसके बाद दोबारा फिटनेस भी तुम लेकर आओ, और फिटनेस के लिए इतने चक्कर काटने पड़ते हैं ना कि अच्छा खासा बंदा उसमें ही बीमार पड़ जाए। तो मैंने तो आज तक कभी वहाँ पे मेडिकल लिया ही नहीं है। कभी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई होगी तो मैंने इमरजेंसी सीएल ली होगी। मेडिकल की जो फैसिलिटी है वो होने के बाद भी कभी नहीं ली। बट यहाँ पे इतना अच्छा है कि अगर आपकी तबीयत खराब है, कुछ है, तो आप इन्फॉर्म कर सकते हो पहले, और 1 हफ्ते तक आपको कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट, कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है सिकनेस लेने के लिए। और उसके बाद अगर आपको ज़रूरत है तब आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा सिकनेस लीव लेने के लिए। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे। अब बात करते हैं प्रमोशन के बारे में।
तो प्रमोट कैसे होना है, मतलब आप अगर बैंड 5 हो, आपको आगे प्रमोट होना है, तो यहाँ पे कैसा होता है और इंडिया में कैसा होता था जो मैंने नोटिस किया है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई आपने काम कर रहे हो और आपको हायर कोई पोस्ट चाहिए, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर रहे हो, इंटरव्यू में आप जा रहे हो और उनके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल कैंडिडेट हो, आपके पास जो है नेसेसरी क्वालिफिकेशंस हैं, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो आप प्रमोट हो सकते हो। उससे मैटर नहीं करता कि अगर कोई और इंसान भी है, वो उस एरिया में पहले से काम कर रहा है या क्या है, उससे नहीं होता है। आपने अगर उस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर रहे हो, तो आप जल्दी-जल्दी जो है वो आगे बढ़ सकते हो, आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सकता है यहाँ पे। पर इंडिया में क्या था कि आप अगर काम कर रहे हो, मैटर नहीं करता है, आप जीएनएम हो, बीएससी हो, एमएससी हो, आपके पास क्या क्वालिफिकेशंस है, कितना आपको नॉलेज है, आपको जब सीनियॉरिटी लिस्ट आएगी, तो उसमें ही जो है नाम आएगा सीनियॉरिटी के बेसिस पे। और मैटर नहीं करता कि किसकी वर्क क्वालिटी कैसी रही है, किसने किस हिसाब से काम किया है, किसको कैसा नॉलेज है, सारे गधे घोड़ों को वो एक साथ प्रमोट कर देते हैं सीनियॉरिटी के अकॉर्डिंग, जो चीज़ मैंने देखी है वहाँ पे। पर यहाँ पे अगर आप हो एलिजिबल, तो आप अप्लाई कर सकते हो और आप एक अच्छे जो पोस्ट है अपने अकॉर्डिंग आप जल्दी अचीव कर सकते हो। आप बेस ऑफ बैंड 5 मतलब एक नॉर्मल स्टाफ नर्स से इंचार्ज नर्स बन सकते हो, एजुकेटर बन सकते हो, या फिर कोई स्पेशलिटी नर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इंटरव्यू आप क्वालिफाई कर रहे हो, सब कर रहे हो, तो आपको वो पोस्ट मिल सकती है। इवन आप बोर्ड मैनेजर भी बहुत जल्दी बन सकते हो अगर आप कैपेबल हो तो। तो यहाँ पे आपकी जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो भी ज़्यादा हैं जो मैंने देखा। तो ये मैंने अपने अकॉर्डिंग कंपेयर करके बताया, जो मैंने वहाँ पे फ़ील किया और जो मैंने यहाँ पे फ़ील किया उसके अकॉर्डिंग। और जो यूके आना था पहले, तो वो मेरा डिसीजन था ही नहीं, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रही थी, तो मेरे को ऐसा कुछ था नहीं कि मैं यहाँ से मूव करूँगी। बट मेरे हस्बैंड यूके में थे, इसलिए मुझको यहाँ पे आना पड़ा और मेरा ये कोई फर्स्ट चॉइस नहीं था। लेकिन जब मैंने आने के बाद ये सब चीज़ें फ़ील की, वो मैंने आपको अभी बताई हैं। तो आप ही अभी मुझे कमेंट में बताओ कि यूके में एज़ अ नर्स काम करना बेटर है, या फिर इंडिया में एज़ अ अगर आपके पास एक अच्छी सेटल्ड गवर्नमेंट जॉब है, वहीं पे रहना बेटर है? और रही बात, कई सारे लोग कहेंगे कि लोग अपने होते हैं वहाँ पे, यहाँ पे तुम एक पराई कंट्री में हो। तो मैंने वो भी जो चीज़ फ़ील करी है ना, वो ये है कि यहाँ के जो पराए लोग हैं ना, वो वहाँ के अपने जो जिनको सो कॉल्ड अपने देश के लोग कहा जाता है, उनसे बहुत ज़्यादा बेटर है। हेल्प की अगर बात करी जाए, तो यहाँ पे इतने ज़्यादा वो लोग हेल्पिंग होते हैं, इतने पोलाइट होते हैं, और मुझे यहाँ पे वो चीज़ बहुत बेटर लगी। अभी मैं एक एग्ज़ाम्पल बताऊँ रीसेंट, तो जब मैंने जॉइन किया था, तो मेरे बैंक के डिटेल्स जो थे थोड़ा वो कुछ गलत सबमिट हो गए थे, और पहले तो मैंने सबमिट ही लेट किए थे वो कुछ रीज़न्स की वज़ह से। तो मेरी 1 मंथ की जो जब तक थी वो पे स्लिप्स आउट हो चुकी थी, तो उन्होंने बोला कि हम नेक्स्ट मंथ में साथ में पे कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, और मैंने नेक्स्ट मंथ में भी जो अपनी बैंक डिटेल्स थी वो कुछ उनको गलत दे दी, और उसके बाद में उन्होंने मुझे मेल किया उसी टाइम पे, जब पे स्लिप वो लोग रेडी कर रहे थे कि आपका जो है वो गलत हो गया है और आप अपने बैंक डिटेल्स जल्दी सबमिट करो। बट मेरी गलती की वज़ह से मैंने वो मेल भी लेट में देखा। और उसके बाद में जब मैं उनको सबमिट करने गई, तो उन्होंने बोला कि अभी पे स्लिप्स वगैरह तो सब आउट हो चुकी हैं, पर आपको चाहिए हम आपकी सैलरी अभी वो कर देंगे अरेंज। मतलब मेरी गलती होने के बाद भी वो लोग इतना सब हेल्प करने के लिए सब रेडी हैं कि मतलब आपकी पे लेट ना हो। और मैं इंडिया का बताती हूँ कि मुझे पूरा 1 साल हो चुका है वहाँ से छोड़े हुए, और मैं अपना सारा कुछ एक-एक डिटेल सब कुछ परफेक्ट अकाउंट में सबमिट करके आई थी कि जो मेरी लीव्स बैलेंस है उसका एनकैशमेंट हो जाए। 1 साल हो गया है, मैंने कितने लोगों से उनको रिमाइंड भी करवा दिया है, अभी तक सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद 1 साल हो गया, अभी तक मेरी पे भी नहीं मिली है। और जब मैं छोड़ रही थी वहाँ से, तो मेरे कुछ-कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए मुझे वहाँ पे ऑफ़िस में इतने चक्कर काटने पड़ते थे, और वो लोग मतलब बिल्कुल भी हेल्पिंग के, उन लोगों को रूल्स ही नहीं पता हैं कि क्या करना है क्या, और हेल्पिंग की तो दूर की बात है। तो जितना मैंने वहाँ से इवन जॉब छोड़ने में भी स्ट्रगल किया है ना, वो मुझे पता है कि मेरा तो किसी भी चीज़ में वहाँ पे ऐसा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। और यहाँ पे जो मैंने देखा है, भले ही वो पराए लोग हैं, यहाँ पे आप किसी से रास्ता पूछोगे ना, तो वो आपको वहाँ तक छोड़ के आ जाएगा। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं। तो ये सब डिफरेंस था। अब आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है। और भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाऊँगी, और भी मैं ऐसे आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें बताते रहूँगी आगे। उसके लिए मुझे फॉलो करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। सी यू इन अनदर वीडियो।